हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस हियर। Next question arrive here, that's important. What were the major difference in the approach toward the development at the time of independence? That's important question here. The major difference in the approach toward the development at the time of independence. You know that at the time of independence, development was about the becoming more like the industrialized countries of West to be involved with the breakdown of the traditional social structure, as well as the rise of capitalism and liberalism here. That's important here. In this time, West involved with the breakdown of the traditional social structure, as well as a rise of capitalism and liberalism. That's important. Modernization refers to be growth, materials, progress and scientific rationality here. Modernization refer to growth, material, process and scientific rationality here. India had to be model of modern development at the time of the independence into the consideration to be adopted. The liberal capitalist model like to Europe and the USA, and the socialist model like the USSR. That's an important point here. There are capitalist rules, Europe and USSR as here model, and there are socialist model like the USSR. The India has two model on this period time, but not taken go ways through each and other. That's important here. There are USSR, a capitalist, and the socialist is the USSR, but it does not take both. A debate has been occurring regarding to the adoption of model of the development as a communist, socialist, and Pandit Jawaharlal Nehru support their socialist model to the effect bordered conscious to be development during the national movement. You know that. That's important here. Debate has been occurring regarding to the adoption of model developments as communist, socialist, and Pandit Jawaharlal Nehru support their socialist. Pandit Jawaharlal Nehru is not support the communist here. Pandit Jawaharlal Nehru support here the socialist model to reflect about it conscious to be a development during to national movement. Above mentioned
intention clearly that a government made the priority to the poverty's evasion along with the social and economical redistribution here. Redistribution, that's important. The next year, at the same time, this leader differ and debated here. You know that's important. At the same time, these leaders differ and debated here. Industrialization, first of all, here, industrialization should be a preferred to the path. Industrialization should be the preferred path here. And the agriculture development should be take place. And rural poverty should be elevated. That's important. The agriculture development is industrialization and rural poverty. That's important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का, यानी राजनीति विज्ञान का जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्व रखता है, स्वतंत्रता के समय विकास के प्रति दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर क्या थे? विकास पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरफ बनने के बारे में था कि हम पश्चिमी देशों के औद्योगिक विकास की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। इसमें पारंपरिक सामाजिक संरचना को टूटने के साथ साथ पूंजीवाद और उदारवाद का उदय भी शामिल था। यानी देखा जाए तो उस समय हमारी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि हम पूंजीवादी और उदारवाद का उदय भी शामिल था। और इस समय पूंजीवादी उदारवादी अपनी चरम सीमा पे थी, तो हमें किसी एक खेमे में जाना था, क्योंकि पूरे विश्व जो था 2 खेमों में बटी हुई थी, पूंजीवादी और उदारवादी। आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि विकास और भौतिक प्रगति को वैज्ञानिक तर्कसंगतता से हो। आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कि हम भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, विकास और वैज्ञानिक तर्कसंगतता की तरफ आगे बढ़ें। आपको पता ही होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कि हम वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन से किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। स्वतंत्रता के समय भारत में आधुनिक विकास के 2 मॉडल अपनाने योग्य थे। एक जो था आपको पता ही होगा कि यूरोप और अमेरिका के द्वारा बनाया गया था पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा जो था यूएसएसआर द्वारा यानी सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था समाजवादी मॉडल। अब इन दोनों मॉडल के हमारे समक्ष थे, दोनों में से एक में जाना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों से अलग थलग अपने आप को जो है बढ़ाने की कोशिश की, जो हमारी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते देखा जाए तो कम्युनिस्ट, समाजवादी और पंडित नेहरू के रूप में विकास के मॉडल अपनाने के संबंध में बहस छिड़ गई थी। यानी कम्युनिस्टों और समाजवादियों और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास के मॉडल पे जो है बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित की जाने वाली व्यापक सहमति को प्रतिबंधित करने के लिए समाजवादी मॉडल का समर्थन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर हमारा जो था हमने समाजवादी मॉडल को जो है अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं था कि हम पूंजीवादी को छोड़ दिए। हमने यहाँ पर जो अपनाया वो मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाया, क्योंकि हम दोनों को लेकर चलना चाहते थे, हमारा दोनों विकास की तरफ जो है ध्यान था। इसलिए हम समाजवादी बेशक मॉडल को समर्थन में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इन्होंने जो है मिक्स इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था भारत की प्रगति के लिए। देखा जाए तो उपयोग इरादे के साफ हो गया कि सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पुनर्वितरण के साथ साथ गरीबी उन्मूलन को भी प्राथमिकता दी। सरकार का सदैव ही यही रहता है विचारधारा कि भारत से कैसे जो है गरीबी को ख़त्म करे, लेकिन ये बहुत बड़ा दुष्कर्म कार्य है। न आने वाला सरकार कर सकती है, न जाने वाला सरकार कर सकती है। ये तभी होगी जब सरकार का जो है मकसद साफ हो और लोगों में अपनी मेहनत की क्षमता अधिक हो और लोग जो है सही रास्तों पे चले और अपने इरादों को जो है खरे उतरे। कहते हैं गरीबी उन्मूलन कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। गरीबी तब सिमट सकती है जब लोग पढ़े लिखे समझदार बनेंगे और सबको जो है रोजगारी का अवसर मिलेगा। रोजगार का अवसर मिलेगा तो हर व्यक्ति शिक्षित रहेगा, समझदार रहेगा और आने वाला जनरेशन भी इसी प्रकार चलता रहेगा। तो सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा के स्तरों पर विकास करने की ज़रूरत है। कहते हैं किसी चीज़ को फ्री कर देना, किसी चीज़ के कहते हैं शिक्षा मुफ्त कर देना,
चलिए ये तो कार्य किया, अच्छी बात है, बट आपको पता ही होगा कि मुफ्त की चीज़ें कभी भी सुखदायक नहीं होती है। और शिक्षा तो सबसे बड़ी बात है। शिक्षा को सरकार ने फ्री किया है जनमानस के लिए, लेकिन कभी उन्होंने उसका जो है एनालाइज करके देखा है कि वो जिस स्कूलों में सरकारी फ्री किया है क्या उन बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाता है? तो इस बात पर सरकार कभी जोर नहीं देती है, सिर्फ किताबी बातें और कागजी काम की जाती है। वास्तविकता यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती है। और सबसे बड़ी हैरानी और सरकार की सबसे बड़ी मार तो मैं कंप्यूटराइज जो आज के समय में EWS कोटा के लिए सिलेक्शन होती है, वो सबसे बड़ा घटिया बना दिया है। आप तो सरकार ने किस्मत के ऊपर भी फैसला नहीं छोड़ा है, अब कंप्यूटर के ऊपर फैसला छोड़ा है और कंप्यूटर में लिख दिया है कि जो बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे उन सबको सेलेक्ट कर लो, और जो बचा खुचा 1-2 सीट बच जाएगा वो 3 किलोमीटर के दायरे वालों को दे दो। तो ये सब बहुत ही अजीब बात है कि पहले 0 किलोमीटर वालों को दी जाती है, फिर 1 किलोमीटर वालों को, फिर 3 किलोमीटर वालों को। अब सोचिए, इसमें तर्क लगाइए कि प्राइवेट स्कूल में आम गरीब के बच्चे अब कभी पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीबी बस्ती हमेशा अच्छे अच्छे स्कूल से 10 किलोमीटर दूरी पे रखा जाता है। सोच लीजिए कि भारत का भविष्य अब अंधकार में कैसे जा रहा है, और इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमेशा मंत्री लोग के बच्चे जो होते हैं हमेशा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ती हैं, और जब ये पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे होती हैं। और आम गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट काम करते हैं, किसी के दुकान पे जाके। ये कैसी विडंबना है। अगर सरकारी स्कूल में इतना ही अच्छे से पढ़ाई होती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्री हो, उसका बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर आपको शायद किसी मंत्री का नाम पता हो जिन्होंने अपनी सारी शिक्षा बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में दिलाया है, वो भी मंत्री बने हुए रहते हुए, ये नहीं कि पहले सरकारी में पढ़ रहे थे, जब मंत्री बन गए तो प्राइवेट में डाला, ऐसा नहीं। मंत्री होते हुए अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, अगर आपके कोई नज़र में हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि ऐसे महान व्यक्ति का मैं नाम भी जानना चाहूँगा जिसने अपने सारे जीवन में मंत्री होते हुए भी सरकारी स्कूल का जो है इज्जत सम्मान किया और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। अगर ऐसा है तो, अगर सच्चा देशभक्त हो तो कमेंट जरूर करना, और कोई मंत्री का अगर नाम हो तो, नहीं तो मैं समझूंगा कि ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है। ठीक है, आगे देखिए तो कहते हैं वही इन नेताओं में मतभेद और बहस हुई। देखा जाए तो नेताओं में मतभेद और बहस आज काल के जो है एक अच्छी से रणनीति बन गई है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होती है कि आपस में पार्टियां लड़ती झगड़ती रहती है और जनता को खुद से बेहतर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब कहते हैं जब पार्टी नहीं बन रही होती है तो दुश्मन को भी गले लगा के पार्टी बना लेती हैं और एक नया रास्ते पे चलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर नेताओं में मतभेद क्या हुई? कहते हैं आज़ादी से ही भारत में मतभेद की सिलसिला बरकरार है। कहते हैं कोई भी नेता इसलिए नहीं बनता है कि हमने देश की तरक्की करना है, देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए हर समय षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते रहती हैं, और यही हुआ कि औद्योगिकरण पसंदीदा मांग होना चाहिए था। उस समय किसी का औद्योगिकरण पसंदीदा मांग थी और किसी का कृषि विकास का होना चाहिए, ये विचारधारा था, और किसी का था ग्रामीण गरीब को कम किया जाना चाहिए। तो सभी के अपने अपने मतभेद थे, अपने अपने विचारधारा थे, और इसी कारण से जो है आज तक भारत में डेवलपमेंट होने की संभावना जो है 0% ही है। आज भी गरीबी उतनी ही है और बेरोजगारी भी उतनी ही है, शिक्षा का स्तर भी उतनी ही है, क्योंकि हम सिर्फ आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है,
तो अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और वीडियो देखिए तो कभी भी स्किप करके आगे करके ना देखिए, वीडियो सभी देखें और सारी बातों को जो है अपनी कॉपी पे भी नोट करें। ये आपके विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे देखिए दुनिया से कोई मतलब नहीं है, चाहे बच्चे जैसे मर्जी पढ़ते हो, लेकिन अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, समझते हो, तो जनरल सी बात है, जो सही है वो सही है। आपको नोट भी करना चाहिए, बार बार पढ़ना भी चाहिए और फिर एग्ज़ाम में इधर उधर ना देख के अपने पेपर पे ही जो है फोकस करना है। और यही बात त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा चाहता है कि जब भी जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो पेपर में जाएँ तो इधर उधर मुँह न करके ना देखें, सिर्फ अपना क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करें। ये तब होता है जब आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि समझा हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब आप वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख लो, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है यहाँ पर हर वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये तो खुद ही समझदार हो। और इवन मैं बता दूँ कि यह त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।